हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका वैष्णव, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। सो आज हमारा डे 3 है मैराथन क्लासेस का फॉर IUKM। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक 2 मैराथन कंडक्ट हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखिएगा बच्चों, काफ़ी सारे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर। बेसिकली आज क्वेश्चन ज़्यादातर ना ज्योमेट्री के हमने लिए हैं ताकि उससे आपको नॉलेज भी मिल जाए थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए कि मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ना कुछ नई बात आपको यहाँ पर ज़रूर पता चले। ओके, एक फिगर हमें इस तरह से गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक सर्किल है और ओ ये अपना दिया हुआ है। बाकी को अगर मैं नेमिंग करूँ तो देखो यहाँ पर अपन इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। इनको अगर हम नेमिंग दें, नेमिंग से हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? OABC। क्लियर? आप PQRS कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं? दैट OA इज इक्वल टू OC। ओके, ठीक है, ये हम जानते हैं। फिर अब इसमें हम क्या करें? एंगल थीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखना, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? सपोज दैट अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। से यस और नो? ऑफ कोर्स यस। अब इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट जो बिल्कुल इससे स्ट्रेट हमने लिया है वहाँ पर हम इस तरह से ये मिला देते हैं। अब याद आया कुछ क्लास 10th की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है या लेमा अगर हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? कॉर्ड्स हैं और इसको नेमिंग कर देते हैं डी। हमें पता है दैट AD एंड DC आर दी कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो जब कॉर्ड्स हैं और कॉर्ड्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है ये इस तरह से, और जो कॉर्ड्स एंड रेडियस मिलकर जो एंगल फॉर्म करती है, तो यहाँ पर अगर एंगल 140 है तो ये वाला एंगल उसका हाफ होता है कि नहीं होता? ये एंगल 70 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो अब देखो ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। फिर उसके अलावा हमें और एक और बात पता है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि कॉर्ड से मिलकर बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि ये एंगल अगर 70 है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो इन दोनों का सम 180 होगा, नॉट इक्वल। दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। सो अपन यहाँ पे कह सकते हैं थीटा प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा क्या पता चला यहाँ से? 110 डिग्री। क्लियर? थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब अपन बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में OABC में। किसमें? OABC में। इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे तो चारों का अगर आप सम करोगे 360 के इक्वल आएगा। तो अपन चलो लिख देते हैं यहाँ पे 140 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस दिस इज 110 विच इज इक्वल टू 360। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा? 360 माइनस 250 विच इज ऑल्सो 110। सिंपल, देखो 3 स्टेप्स में इसका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। क्लियर? और ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वही मैंने यूज़ किए हैं जो कि ओलंपिया अपने एग्जाम्स में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ PYQs हैं, कुछ उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा सेशन, अच्छा क्वेश्चन था। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक बात पूछते हैं कमेंट्स में कि मैम आप हमें ये बताइए कि क्या मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्या मेरे लिए सफिशिएंट है? मैंने सिर्फ अलजेब्रा पढ़ा है, क्या है सफिशिएंट है? तो बी ऑनेस्टली तो ये सफिशिएंट नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे लक पे। सपोज दैट कि आपका क्वेश्चन जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर फॉर्म हो गया, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो हमें पता है ना मार्क्स केवल 10 चाहिए। 10 मार्क्स में आप क्या कर पाएंगे कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट। बट फॉर RMO के लिए हमें एटलीस्ट 25 मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर हमारे पास रहता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही आपने भले अलजेब्रा पढ़ लिया बट उसका ऐसा क्वेश्चन आपके पास फॉर्म हुआ जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, सो अब हम क्या करें? तो क्या आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई तो एक रिस्की कंडीशन ये होती है। दैट्स वाई कहते हैं कि साथ में 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा आप पढ़ा कीजिए। जस्ट लाइक दैट अगर 4 टॉपिक जो मेजर टॉपिक मैंने आपको कल भी बताया था, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, उसके अलावा ज्योमेट्री है एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेटोरिक्स है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो इसमें से अगर आपके कोई 3 टॉपिक हो गए तो चांसेस बहुत सही होते हैं कि हाँ आप शायद उस लेवल को क्लियर कर सकते हैं। बट 1 टॉपिक के साथ क्रैक करना ये तो एक लक वाली बात है कि अगर आपका लक अच्छा है और क्वेश्चंस उस टाइप के फॉर्म हो गए देन हाँ आप कर सकते हो। बट
कोई शॉर्ट ही नहीं है बच्चों इसके लिए, तभी तो कहते हैं कि एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग से किया करो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बढ़े आगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ABC इज ए ट्राइंगल सर्किल, और मतलब एक अलग लाइन है, सर्किल विथ रेडी एज शोन इन द ड्रॉन फिगर, यानी कि एक फिगर आपको गिवन है तो एक ट्राइंगल के अंदर 4 सर्किल अपने पास बने हुए हैं। इसकी रेडियस है 1, इसकी रेडियस है 4, इसकी रेडियस है 3। ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, टचिंग टू साइड एंड द इनसर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनसर्किल ऑफ द ट्राइंगल ABC। मतलब ये वाला जो है ना, इसको अगर अपन नेमिंग कर दें तो देखो, इसकी अगर हम वापस से नेमिंग कर देते हैं, मान लो इसको नेम हो गया O, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। O है नेम, और कुछ भी कर दूं मैं यहाँ पे, C हो गया, ये D हो गया, E हो गया, F हो गया। तो मुझे बेसिकली OD या OF या OE जो भी इनमें से वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, एनी आइडिया, कोई तरीका है आपके पास सॉल्व करने का? मैम वेज तो बहुत सारे हैं बट दे आर एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड कैसे? इसकी रेडियस मुझे पता है, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे पता है 4 है, ये मुझे पता है 3 है। अब यहाँ पर हम देखो काफ़ी सारी बातें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, वो कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यहाँ पे वर्क करता है, आपको नहीं पता इसका सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है, आपने तो बस लगाया कि मैम यहाँ पे मुझे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं ये फाइंड कर लूँ वो फाइंड कर लूँ, तो इतना कुछ आपको करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आप एक से भी कर सकते हैं ना, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है, ये भी 2 है, तो पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, एक बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो जाए तो आपको डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लर्न करना है। देखो क्या कहता है वो फॉर्मूला, यानी कि रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, रूट R1 R2 R2 R3 R3 R1, बस सिंपल, काम खत्म। चलिए ठीक है, तो देखो रेडियस क्या बनती है अपने पास, स्मॉल r इज इक्वल टू, बहुत R सेम, ओके। सो ये बन गया R1 अपने लिए कितना था 1, एंड R2 कितना है 4, 1 एंड 4 4, प्लस R2 कितना है 4 एंड 9 36, प्लस R3 कितना है 9 एंड R1 इज 1, सो ये हो जाएगा 9। बस हो गया आपका काम। बताओ ये क्या बन गया 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। सो रेडियस आपके पास कितनी फॉर्म हो गई है, ठीक है, 11 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आए समझ में? तो ऐसे फिगर अगर आपको कभी गिवन है तो आपको क्वेश्चन में डरना नहीं है, डायरेक्ट वे में हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब ये कब पता चलेगा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ दैट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एज योर कन्वीनियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन द फिगर एज शोन फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द लेंथ AB जो डिजिट है, मतलब AB जो आपके पास लेंथ है उसकी आपको लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। सो इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड मैम, यहाँ पे तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल x एंड 3x की वैल्यू भी मुझे नहीं गिवन है, ओके ये भी मुझे नहीं गिवन है, तो फिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड मी एनी सॉल्यूशन? क्या आप बता सकते हैं, कोई हिंट दे सकते हैं कि मैम हम इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं? सोचो बच्चों, बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, तरीका बताओ। आंसर पे तो चलो हम बाद में पहुंचेंगे कि मैम ये प्रोसीजर या ये अप्रोच आप यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ हिंट दूं मैं आपको? बिल्कुल, चलो मैं हिंट दे देती हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया ना, एंगल और साइड आपस में रिलेट कर रही है, ध्यान से सुनना, एंगल और साइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो वहाँ पर हम साइन रूल या फिर कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये बहुत से बच्चों ने तो नहीं सुना होगा, जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफकोर्स उन्हें तो पता है, और यूजुअली जो क्लास 11th में हमारे पास टॉपिक में फॉर्म होता है, बट जो नॉर्मल है कि नहीं हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बट चलो हम फॉर्म तो फिल कर दिया, एग्जाम तो देंगे, तो ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है, कि आपने प्रिपेयर करे नहीं करे लेकिन एग्जाम देने की जरूर देना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम क्यों दूँ, तो ऐसा नहीं, बच्चों पढ़ो, एग्जाम दो, और सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो एक सेकंड थिंग है, मतलब एग्जाम क्लियर होनी हो वो तो एक सेकंड थिंग आपके पास फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पर एक रूल फॉर्म होता है विच इज नोन एज साइन, कोसाइन रूल एंड साइन रूल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या अप्लाई करें, साइन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है,
साइन रूल हम सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलिए देखो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, देखो ये एंगल है x, ठीक है, इसके सामने वाला एंगल है 125, तो यहाँ पर एक ये रूल बनेगा साइन x अपॉन 125, मतलब एंगल और उसके सामने वाली साइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन x अपॉन 125, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, ये भी अपन ने वैल्यू ली साइन 3x। अब देखो साइन 3x के सामने वैल्यू क्या है, साइन 3x अपॉन 195, क्लियर, ओके। अब हम क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर ले। मैम ये सब आप क्यों कर रहे हो, देखो मेरा यहाँ पर एम है, सपोज दैट मुझे कुछ वैल्यू रिलेटिव वगैरह पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं कोसाइन रूल भी जानती हूँ। कोसाइन रूल क्या कहता है मेरे लिए कि कॉस एक्स, अगर मैं एंगल एक्स के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो कोसाइन रूल ये कहता है कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब ये एंगल इस किन दो वैल्यू से मिलकर बन रहा है, तो ये 195 एंड सी स्क्वायर से मिलकर बन रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 195 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर, मतलब जो जिन दोनों साइड से मिलकर वो एंगल फॉर्म होता है, जिस एंगल के बारे में आप बात करें, तो इनके स्क्वायर का तो आपको सम लेना है, एंड जो थर्ड साइड रिमेनिंग होती है उसके स्क्वायर को आपको सबट्रैक्ट करना है, ओके। अपॉन में क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई, कौन सी दोनों साइड, जिन दोनों साइड से मिलकर ये फॉर्म हो रहा है, तो क्या बन जाएगा 195 मल्टीप्लाई सी, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब बस अगर मुझे cos x की वैल्यू पता चल जाए किसी भी तरह से, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकती हूँ, देखो ट्रांसपोज करके c की वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है c की फॉर्म में, तो c की 2 वैल्यूज निकलेगी, जो हमारे अकॉर्डिंग हमें चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, क्या अप्रोच हमें यहाँ पर लगानी है। अब चलो देखो आगे देखते हैं, मुझे सिर्फ cos x यानी कि x की cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर मुझे sin x भी पता चल जाए सपोज दैट, तो sin x से cos x निकालना कौन सी बड़ी बात है। याद करो क्लास 10th में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर हमने यही तो किया है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पर हमने यही तो वर्क किया है। एक एंगल दे दिया, बाकी की वैल्यूज आपसे पूछी गई है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन sin 3x विच इज इक्वल टू 125 अपॉन 195। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, sin 3x की एक आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो ऐसे sin 2 थीटा के लिए भी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। 10th लेवल पे अगर एनसीईआरटी लेवल पे आप बोलें तो एनसीईआरटी लेवल पे ये सब आइडेंटिटीज नहीं आती है, ये क्लास 11th में 11th-12th में आपके पास आता है, ठीक। बट हम ऑफकोर्स जो अपर लेवल के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ तो कोई इशू हमारे पास फॉर्म नहीं होता, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो sin x अपॉन sin 3x का क्या बनेगा 3 sin x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x विच इज इक्वल टू भी 5 से कट हो जाएगा कितने टाइम, ये 25 टाइम, और ये आई थिंक 39 टाइम कट हो जाएगा। एक sin x कॉमन ले ले, आ रहा है, देखो यहाँ से एक sin x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक sin x कॉमन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, उसको ध्यान से देखना 1 अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 39, ठीक है। इसका देखो रिमेनिंग हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज किया तो ये क्या बन जाएगा 39 विच इज इक्वल टू 75 माइनस 25 को 4 से किया तो 100 साइन स्क्वायर एक्स, मिला, ऑफ कोर्स मिल गया। हम क्या करें, इनको ट्रांसपोज कर ले, देखो साइन नेगेटिव जा रहा है मेरा, तो इसको मुझे इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और 75 माइनस 39 होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 100 साइन स्क्वायर x which is equal to 75 minus 39 which is I think 36, okay, so sin x क्या मिल जाएगा यहाँ पर मुझे 36 अपॉन 100 का रूट, क्लियर। अब देखो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात आती है हम, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात करें, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बात करें, तो यहाँ से मेरे पास sin x कितना बन जाएगा, देखो 6 अपॉन 5, ठीक है, 6 अपॉन 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉरी 6 अपॉन 10, वेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 6 अपॉन 5 नहीं 6 अपॉन 10 अपने पास ये फॉर्म हुआ है, क्लियर। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से कट हो जाएगा है 3 अपॉन 5। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 3 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस कितना होगा 4 होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं cos x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दिस इज एक्स्ट्रा, cos x बताओ बच्चों क्या रहने वाला है, 4/5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा 4/5। अब बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। हमने क्या किया यहाँ पे 2 रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए अभी तक। ये रूल कहलाता है कोसाइन रूल। तो मुझे पता चला कि अगर मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब ये अप्लाई किया तो मुझे cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos x मुझे कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैंने ये सारा प्रोसीजर ये इतना अप्लाई किया केवल ये एक cos x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। गॉट इट? आ गया समझ में? फटाफट से इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद अपन इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डन? चलिए देखो, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इसका रिमेनिंग पार्ट अपन उधर सॉल्व करेंगे। तो क्या बना था मेरे पास, cos x विच इज इक्वल टू, बताया था मैंने कि वापस से बता रही हूँ किस तरह से करना है। दोनों का सम 195 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस क्या करना है इसमें 125 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ दोनों से जिन जिन से मिलकर ये फॉर्म हो रहा है 195 मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। cos x की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 4/5, ठीक। अब बताओ क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 195 स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर, कभी जब ऐसे बिग डिजिट आपके पास आती है तो सॉल्व करने का तरीका अपने पास है। आप चाहो कि नहीं मैम हमें इनका स्क्वायर देखना, तो आप दोनों का पर्टिकुलर स्क्वायर निकालो, या फिर आप ये भी तो कर सकते हो ना, a इंटू बी इंटू ए प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी भी तो अपन अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, क्लियर। ये वे भी अपने पास है, तो दोनों आपको जो चूज करना है। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो डायरेक्ट ही अपन अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसका बनेगा आई थिंक अपने पास 38025 19 का होता है सी स्क्वायर माइनस ये होता है आई थिंक 15625, ये 125 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई 195 मल्टीप्लाई बाय सी, 5 से कट हो जाएगा 195, ऑफ कोर्स कट हो जाएगा, कितने टाइम कट हुआ देखो वापस से 39 टाइम, ठीक है। यहाँ पे सी की फॉर्म में एक इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी या नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो चलो बताओ क्या इसके पास यहाँ पर आंसर रहने वाला है जल्दी से सी का आंसर बताओ। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट इक्वेशन बनाती हूँ तो क्या बनेगी मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस 312c प्लस 22400, इस तरह से मेरे पास एक इक्वेशन ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यही आया, उसमें अपन ऐड कर देंगे, ओके, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सी स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसपोज कर दो तो 8 हो जाएगा, 8 9 से 72 7 और ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। मतलब अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूंगी, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया अपन में, तो कितना बन जाएगा अपने पास 22400 बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा 0, ओके 2, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सी की मेरे पास ना 2 वैल्यूज यहाँ पर फॉर्म हो रही है ऐसे सी की क्या वैल्यू फॉर्म हो रही है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एक तो हो रही है 200 और एक सी की वैल्यू हो रही है 112। दोनों यहाँ से अपन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 वैल्यूज अपन इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि जो लास्ट डिजिट है उसका लास्ट 2 डिजिट का मुझे सम फाइंड आउट करना है। कैसे अपन सम फाइंड आउट करेंगे मैम? इसका अगर आप सम फाइंड आउट करोगे तो आंसर तो हो जाएगा 0, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट है उसका सम, और इस तरह से अगर अपन इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो देखो इनका सम क्या हो जाए, अच्छा सम नहीं, लास्ट 2 डिजिट आई थिंक फाइंड आउट करने को बोली है। तो इसके तो लास्ट 2 डिजिट अपने पास 00 है और इसके लास्ट 2 डिजिट अपने पास 12 है। आगे बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन अपन ने अप्लाई की है। ये अगर स्टेप समझ में ना आए तो मैं दोबारा बता दूं, इनको मल्टीप्लाई किया, अब ये ट्रांसपोज होकर यहाँ पहुंच जाएंगे तो बन जाएगा
312, बट ये पॉजिटिव रहेगा, बट इसको मैंने अगर RHS में ट्रांसपोज कर दूंगी तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C की वैल्यू यहाँ पर मतलब मुझे पता चल गई। C क्या आएगा, 112 आएगा या फिर 200 आपके पास C फॉर्म होने वाला है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत मतलब इसमें कुछ नई बातें थी। नई बातें क्या थी, एक तो आपके पास कोसाइन रूल था, कोसाइन रूल के अलावा जो साइन रूल होता है वो ये है। यहाँ पे साइन रूल से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लिया। और कोई अगर डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया या ये स्टेप हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, बढ़े आगे। ये लो आगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ABC इज ए ट्राइंगल ओके सच दैट 90 स्क्वायर, मतलब एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ओके नॉट स्क्वायर। Suppose AC is equal to 156 centimeter, AB is equal to 169 centimeter, and perpendicular distance from C to AB is x. Find the value of x. बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। फिगर में इसके लिए चलो ड्रॉ कर देती हूँ। कहा गया ABC एक ट्राइंगल है, ये बना लिया मैंने। तो A B C दिस इज 90 डिग्री। फिर उससे कहा गया है सपोज दैट AC इज इक्वल टू 156, AC कहाँ है, ये रहा 156 सेंटीमीटर है। AB अपने पास कितना है, 169 सेंटीमीटर, ओके। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बच्चों वर्ड ध्यान से सुनना, क्या लिखा गया है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB, यानी कि C से AB पर हम जा रहे हैं, ये रहे हम C से AB पर गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपको क्या गिवन है, x। क्लियर, आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं क्या हम, देखो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दो बातें यहाँ पर अप्लाई होंगी। एक तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, सपोज दैट मुझे देखो CB की वैल्यू नहीं पता, ठीक, CB की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ। CB मेरे पास आई थिंक 65 आएगा, क्योंकि 65, 156 एंड 169 ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर आपको ये याद है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर तक समझ में आया? फिर अब इसके आगे देखो हम क्या देखेंगे, ये x हो गया, 169 हो गया, AB अगर मुझे सपोज दैट CB मुझे पता चल गया, फिर क्या हम यहाँ पर सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैम सिमिलरिटी वो कैसे, वो ऐसे देखो टू ट्राइंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक तो अपना ACB है, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो A, इसको अपन नेम दे देते हैं, D नेम दिया है क्या यहाँ पर, चलो इसको अपन D नेम दे देते हैं। एक ट्राइंगल हो जाएगा अपने पास ADC। कौन कौन से टू ट्राइंगल फॉर्म होंगे हमारे पास, ध्यान से सुनना, ACB, सेकेंड होगा ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर फॉर्म होंगे। दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो एक साइड तो दोनों में कॉमन आ रही है, एक एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, और एक एंगल की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। सो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल साइड जो भी हम इसको कहें। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अगर टू एंगल्स आपस में, या दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, उनके अगर टू एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो थर्ड एंगल भी तो इक्वल होता है। पता है ना ये प्रॉपर्टी, बस वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर, अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलरिटी हमारी क्या कहती है, दैट कि ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में एक माइनर सा डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंस ये कहती है दैट टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इन इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड वहां पर इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट सिमिलरिटी क्या कहती है, सिमिलरिटी ये कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, और आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल तो सेम रहने चाहिए, लेकिन साइड्स के लिए वो क्या अप्लाई करते हैं, रेशियोज वर्ड यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं अच्छे से। तब यहाँ पर अगर मैं सिमिलरिटी अप्लाई करूंगी, देखो सिमिलर दोनों ट्राइंगल शो हो रहे हैं मेरे पास कि हाँ दोनों एक जैसे हैं। मैम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, ऐसे ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सिमिलर मतलब जो एक जैसे दिखते हैं। सिमिलरिटी में हम एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट में हम एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो ACB ये रहा, और सेकंड ट्राइंगल ADC। डी मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि देखो पहले अपन 90 डिग्री को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल की अगर अपन बात करें तो,
ठीक, तो यहाँ पर क्या रेशियो मेरे पास बनेगा, AC अपॉन AD, ठीक, विच इज इक्वल टू CB अपॉन DC, विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC। बना या नहीं बना? बिल्कुल बन गया मैम। ये कैसे लिखा? तो मैंने कहा ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी? जो ट्राइंगल आपने यहाँ चूज किए हैं, तो जैसे कि AC के कॉरस्पॉन्डिंग AD, CB के कॉरस्पॉन्डिंग DC, AB के कॉरस्पॉन्डिंग AC, इस तरह से ये कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे शो होती है। ओके, अब मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है? देखो, मुझे वो चाहिए जहाँ पे CB लिखा हो। इसमें CB है, थर्ड पार्ट को तो मैं यूज करूंगी, ठीक है, क्योंकि CB की वैल्यू मुझे पता है। CB के साथ कौन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? DC, तो ठीक है, एक काम ये हो गया। फिर यहाँ पर अपन सेकंड क्या लें? AB और AC को ले लें। कि मैम AB और AC को आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, CB अपॉन DC विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC, तो CB की वैल्यू मुझे पता है, अभी जैसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। चलो, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करके बता दूंगी कि क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? DC की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या है? DC की जगह x है, ठीक। फिर इसके बाद देखो मुझे क्या गिवन है, इसकी वैल्यू वैसे आती है अपने पास 65 आएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर? AB का वैल्यू क्या है? देखो अपने पास AB गिवन है क्या? यस, AB इज 169 अपॉन, ये वैल्यू कितनी है अपने पास? AC की वैल्यू 156। अब फटाफट से आप लोगों के दो टास्क हैं, जल्दी से आप पहले तो CB की वैल्यू बताओ। वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को, तो CB की वैल्यू पता है, तो आप फटाफट से x की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट में आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। ओके, किया सॉल्व? देखो, बता ही दिया था मैंने, ये वैल्यू तो मुझे पता है 65। क्यों? क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और ये देखो कहाँ पर आपके यूजफुल आते हैं, कहते हैं ना पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो। क्या बेनिफिट होता है? अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते? 169 का स्क्वायर माइनस 156 का स्क्वायर, फिर उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतनी वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें याद थोड़ी ना रहता है, स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ता। फिर सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर निकालते। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट आप याद रखा करो। जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, किसी भी टू वैल्यू के स्क्वायर का सम थर्ड वैल्यू के इक्वल होता है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो x की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 13 से कट हो जाएगा 13 से कट हो जाएगा 13 टाइम, और 13 से ये भी कट हो रहा है क्या? 12 टाइम। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए। 13 से कट हो जाएगा 1 टाइम, 13 से कट हो जाएगा 5 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 60। ये लो, ये इसका आंसर हो गया, 60 आएगी ना। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने। बिल्कुल, ये 13 टाइम कट होगा, ये 12 टाइम कट होगा, क्योंकि 13 वजन 13, 13 टू 26, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 5 60। सो द आंसर इज 60। क्लियर? नोट किया? देखो कितना आसान क्वेश्चन था और कहाँ से सॉल्व हुआ। अब हमारे माइंड में एकदम नहीं पता कि हम यहाँ पे सिमिलरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें कब पता चलेगी? जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वाओ, बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCD भी है रेक्टेंगल। ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर क्या गिवन है? AB BC CD इज इक्वल टू 20 एंड A इज इक्वल टू 9। A की वैल्यू क्या दी गई है? 9। वेयर E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। E क्या है? एक मिड पॉइंट साइड है, BC उसका मिड पॉइंट है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, एरिया का रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल का एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वही फिगर अपन बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखो अपन ने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये हो गया यहाँ पर रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसको नेमिंग भी कर देते हैं ABCD, A B C D। कहा गया है कि जो पॉइंट है B और C वाली पॉइंट पे है, लाइन पर है, वो पॉइंट E। यहाँ पर पॉइंट E लग गया, इसको हमने मिला दिया। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। फिर वैल्यू क्या क्या मुझे गिवन है? A की वैल्यू मुझे पता है 9। ओके, A मुझे 9 पता है। AB BC CD इन सबका सम, यानी कि 1 2 3, इनका सम मुझे 20 गिवन है। क्लियर? अगर मैं इनकी वैल्यूज लूँ, मान लो ये मैंने A ले ली, ये भी मैंने A ले ली, ये मैं 2 भी ले लेती। मैम इतना भेदभाव क्यों, इसको 2 भी क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे ना कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पर ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। सपोज इट मैं इसको B लूँ तो B/2 रहेगा। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम रहेगा।
फिर हम क्या करते हैं, चलो यहाँ से डायगोनल से इसको भी मिला देते हैं, हो सकता है कुछ हमारे लिए काम आ जाए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपन इरेज कर देंगे। क्लियर। मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। देखो एरिया क्या बनेगा यहाँ पर, ट्वाइस ए, मतलब 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है आपके पास a और ब्रेथ कितनी है 2b, तो क्या बनेगा ट्वाइस ab। सो बेसिकली अगर मुझे इतनी सी वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब आ जाओ देखो इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ABE पे, ट्राइंगल AB ये क्या कहता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब ये कह रहा है कि भाई मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हूँ, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ओके, बढ़िया आगे। नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, AB BC CD, AB BC CD तीनों का सम कितना है 20। तो अपन AB की वैल्यू मैंने क्या ली थी a, इसको हम लिख देंगे नाउ, AB की वैल्यू ली थी a, BC की वैल्यू अपन ने क्या ली थी देखो ट्वाइस ऑफ b, DC की वैल्यू क्या ली थी a विच इज इक्वल टू 20। देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बना मेरे पास a प्लस b विच इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, दैट मीन y स्क्वायर इज नीडेड बिकॉज आई नीड 2ab, और मुझे क्या गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर करना कन्वीनियंट समझा। पहले भी कहा है कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन किस तरह से करना है जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ये लोग क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू 100। क्या बन गया 100। क्लियर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या, यस मैम वी नो दैट 81। तो ऑफ कोर्स 81 पुट कर लिया, ट्वाइस ऑफ ab विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ ab की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 19। मैम इधर डिवाइड कर दे क्या, ab की वैल्यू फाइंड आउट करें, नहीं ab की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं करनी। तो बेसिकली ये लाइन हमारे लिए किसी काम की नहीं थी, तो इसको हम फिर से इरेज कर देते हैं। हमें सिर्फ उससे मतलब है जो हमारे लिए यूजफुल है। क्लियर। यूनिट आपको गिवन है क्या, यहाँ पर यूनिट नहीं गिवन है, तो इसका आंसर, इसकी यूनिट क्या लग जाएगी, स्क्वायर यूनिट। मतलब सेंटीमीटर मीटर जब ना दिया गया हो तो ये लिख दिया करो, यूनिट वर्ड यूज कर दिया करो। मतलब अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर, नैनोमीटर हो तो नैनोमीटर, जो भी मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो एरिया क्या था अपने पास, ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AB की वैल्यू आ गई 19। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक। बट बातें यहाँ से बहुत सारी सीखने को मिलेंगी। जो इसके पहले अपने 2 क्वेश्चंस किए ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो उनको एक बार फिर सेल्फ सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए देखो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4 1 1। ओके, फाइंड द रेशियो बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड इट्स पेरीमीटर। मैम अब इससे हम साइड कैसे निकालें, पहले चलो फिगर तो बना लेते हैं। अब 4 1 1 का रेशियो है, ठीक, मतलब सारे एंगल क्या रहने वाले, पहले एंगल फाइंड आउट कर ले, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो देखो हम जानते हैं सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो 4 5 6 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 30। तो ये एंगल पता है क्या हो जाएंगे 120, 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एंगल अपन ने फाइंड आउट किए रेशियो से एंगल। तो चलो फिगर बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, 120 का एंगल ऑलमोस्ट इधर बनेगा, ये यहाँ से इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल आपका है 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी है 30 डिग्री। क्लियर, नेमिंग हम यहाँ पर कर देते हैं A B C, ठीक है, इनको नेम भी दे देते हैं। अब देखो जब आपने अगर ट्राइंगल पढ़ा है स्टार्टिंग से, तो हम वहाँ पे उनको ABC नेमिंग देते हैं। क्यों देते हैं, हमारी कन्वीनियंट के लिए। कन्वीनियंट कैसे, एंगल A के सामने वाली स्मॉल है, B के सामने वाली स्मॉल B, C के सामने वाली स्मॉल C, कि ठीक है मैम ये तो हमें पता चल गया, बट आप तो हमें जो करना है वो बताओ, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी। पहली बात तो ये आती है मैम ये दिख रहा है, अगर ना दिखे ना तब भी ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसी को ही हम ग्रेटेस्ट साइड कहते हैं। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो ग्रेटेस्ट साइड कहलाती है। तो ग्रेटेस्ट साइड यहाँ पर क्या हो जाएगी BC, यानी कि एंगल मतलब A वाली वैल्यू हो जाएगी। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड द पेरीमीटर। A अपॉन A प्लस B प्लस C मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दिस इज माई क्वेश्चन। क्लियर, बताओ तरीका बताओ, अप्रोच बताओ, क्या आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, किस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एनी आइडिया, एनी गेसेस,
होना चाहिए भाई, आइडिया नहीं है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था कुछ, क्या सिखाया था, अगर एंगल और साइड के बीच में रिलेशन दिया जाए तो फिर हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि बस एंगल अपॉन उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो याद करो। चलेगा थोड़ा सा पीछे, चलो थोड़ा सा आपकी याददाश्त को वापस से ताज़ा करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये रूल आपको समझाया था। देखो क्या बताया था मैंने, अगर मैंने साइन x लिया तो x के अपोजिट वाली अपॉन में आ जाएगी, साइन x अपॉन 125, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, साइन 3x अपॉन 195 इज इक्वल टू, थर्ड होता तो क्या होता, साइन मान लो यहाँ पर एंगल कुछ और होता, एंगल c, तो साइन c अपॉन ये c के इक्वल होता। क्लियर। तो क्या यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो एंगल है उसके अपोजिट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी, मतलब उनका रेशियो इक्वल होता है। यही तो बताया था मैंने आपको, साइन रूल बताया था ना, तो बस भूल गए इतना जल्दी। चलो देखो, तो अब साइन रूल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे बाय साइन रूल साइन 120 के बारे में बात करते हैं, 120 अपॉन ए विच इज इक्वल टू, फिर हम जाते हैं देखो साइन 30 अपॉन बी विच इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन सी। अब ये रेशियो देखो, साइन 30 की वैल्यू तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्या होती है बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, या 1/2, बताओ क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने क्लासेस देखी है किस तरह से पढ़ते हैं। पहले लिखो, जैसे साइन की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो पहले लिखा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इनका कर दो स्क्वायर रूट, ठीक है। 0/4 मतलब 0, तो ये तो हो गया 0। 1/√4 का मतलब 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा √3/2 और ये बन जाएगा 1। तो देखो साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता चल गई कि मैम बट मुझे साइन 120 की वैल्यू, अच्छा आपने 12 लिख दिया 120 की जगह, देखो ठीक है, तो सबकी जगह डिग्री भी लगा देते हैं हम, डिग्री नहीं लगाई तो वो अपने आप ही डिग्री लग गई, ठीक। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है तो आप मुझे क्या बताएंगे, इसके लिए भी मैंने आपको पढ़ा रखा है दैट, मतलब यूट्यूब पे भी लेक्चर है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है, ऑल एस टी सी बताया था ना मैंने, और अभी आगे फिर से मैं एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें बताऊंगी, ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री की लाइन होती है, वापस से 360 डिग्री यहाँ पहुँच जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं 120 डिग्री के बारे में बात करूं तो 120 को क्या लिख सकते हैं कि मैम सम साइन 90 + 1/30 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो 90 वाली लाइन होती है वो चेंजिंग लाइन होती है, ठीक। तो ये साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज कर देती है, कोट को टेन में, टेन को कोट में चेंज कर देती है, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज करती है, ये जो 90 वाली लाइन होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 90 - 30 में नहीं लिखूँ, 90 + 30 में नहीं लिखूंगी, तो मैम उसकी जगह क्या लिखे अपन, 180 - 60 लिख दें, चलेगा, ऑफकोर्स दौड़ेगा, तो चलो लिखो। तो साइन, अगर साइन 120 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, उसको साइन 60 भी लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अब जा रहा है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और 180 वाली लाइन अनचेंजिंग लाइन होती है, मतलब इस पे जो वैल्यूज आती हैं वो चेंज नहीं होती है। क्लियर, आ गया समझ में। तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो इसकी जगह अपन ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दूं, साइन 60 हमने लिख लिया अपॉन ए, कैसे आए, समझ में आ गया ना, यूं मत गिना मैम 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपने पास साइन 30 अपॉन बी, ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन सी। अब अगर मैं चाहूँ, देखो बहुत सारी जगह आपको रेशियो अपोजिट वे में भी मिलेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन साइन 20, बात तो एक ही है, ठीक है, रेशियोज वो क्या रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। तो √60 की वैल्यू क्या थी अपने पास, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2a विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी, 1/2, तो 1/2b विच इज इक्वल टू 1/2c। क्लियर, इनको अपन न्यूमरेटर में ले जाते हैं, इनको फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप करेंगे देखो 2 से 2 सब में कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, a/√3 विच इज इक्वल टू b/1 विच इज इक्वल टू c/1 इज इक्वल टू k मान लिया। k क्यों माना, मेरी कन्वीनियंट के लिए k माना, ओके। तो देखो k जैसे ही माना है यहाँ पे, तो मुझे a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बिल्कुल आराम से। तो क्या वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, ध्यान से देखना, a की वैल्यू मिल गई मुझे √3 के, b की वैल्यू मिल गई मुझे k,
C की वैल्यू भी मिल गई मुझे K, तो A पता चल गया, B पता चल गया और C भी पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू क्या थी यहाँ पे √3 के, तो ये हो जाएगा √3 के अपॉन पेरीमीटर क्या आ जाएगा √3 प्लस फिर ये आ जाएगा 1 + 1 और ये साथ में K चल ही रहा है, तो देखो क्या बन जाएगा √3 अपॉन √3 + 2। ठीक है, और K से K कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप इसका रेशनलाइजेशन आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। रेशनलाइजेशन अपन जैसे करेंगे √3 - 2 अपॉन √3 - 2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 - 4, तो ऊपर अपने पास फॉर्म हो जाएगा। उसको कहाँ अपन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो या इतना पार्ट तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, क्या बन गया देखो, ये √3 तो 3 - 4 बन गया, a + b × a - b के होल स्क्वायर, a + b × a - b के आइडेंटिटी से। और यहाँ पर देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 - 2 √3, 3 - 2 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 1 आ रहा है बट -1, तो इसका आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा 2 √3 - 3। ये इसका रेशियो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर आप चाहें ना तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं बच्चों, कि अगर आपकी कन्वीनियंट है कि मैम हमें तो रेशनलाइजेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करने को बोला, तो ये भी आपका राइट आंसर है √3 अपॉन √3 + 2। या फिर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप आगे भी इसको कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़े आगे की ओर। ओके, ओ वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करो, मुझे इसका अप्रोच बताओ कोई कि क्या इसका वे। अच्छा, यहाँ पर ना ये A3 इस तरह से नहीं है, 3 आपके डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं मतलब सबस्क्रिप्ट में है। क्या डिनोमिनेटर, हर जगह डिनोमिनेटर। ठीक, आपको क्या है, यहाँ पर एक हेक्सागन बनाया हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस है, यूनिट मतलब 1। ओके, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आपको क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ का इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, चलो इसके लिए पहले अपन एक सर्किल और हेक्सागन तो बना लें। बन गया सर्किल, अब इसके अंदर एक हेक्सागन बनाते हैं। चलो अपन हेक्सागन बनाते हैं। यहाँ पर ये देखो, हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये रहा इसका सेंटर। क्लियर, थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं। सेंटर हमने यहाँ पे बना लिया, और मुझे क्या क्या गिवन है कि जो इनकी रेडियस है, और इनके अपन नेमिंग भी लिख लेते हैं। पहले नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये बन जाएगा जैसे कि A0 ले लिया, A1 A2 A3 A4 A5। क्लियर हो गया, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये सारी क्या है, यूनिट इनकी क्या है 1 1 1 1 1 1 है, मतलब सभी की वैल्यू 1 है। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब देखो, आपको पता है कि अगर ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन भी मेरे पास निकलता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एक कंक्लूजन तो ये निकला। सेकंड कंक्लूजन, आप जानते हैं कि अगर आपने एक हेक्सागन बनाते हैं, हेक्सागन में 6 साइड होती है, ठीक, और ये भी हमें पता है कि तो उसमें एक जो उनको अपन पार्ट्स करते हैं, तो पर्टिकुलर एंगल फॉर्म होता है वो 60 डिग्री का होता है। बहुत अच्छे से अपन जानते हैं ये। क्यों? क्योंकि हेक्सागन ये देखो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको काउंट किया क्या, 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। टोटल अगर अपन कंप्लीट एंगल की बात करें 360 डिग्री होता है। सो 360 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से क्या पता चला मुझे, जब ये 60 है, मैं कह रही हूँ कि ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। बट ये भी 60 है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो मतलब इनकी वैल्यू भी तो 60 हुई ना। होगी या नहीं होगी? होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा ना क्लीन कर देती हूँ एक बार और। ये 60 अपन यहाँ से हटा देते हैं, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अदरवाइज। ये 60 अपन इधर लिख देते हैं।
सेम थिंग सारे ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई हो रही है, ठीक है, और ये वैल्यू 1 है। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो ए नोट A1 फाइंड आउट करना है। तो जब ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 हुई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका एक कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो O A नोट A1 हम यहाँ लिख देंगे O A नोट, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ से रिजल्ट निकाल सकती हूँ A नोट A1 की वैल्यू 1 आ गई। इक्विलेटरल क्यों हुआ, आ गया बात समझ में, क्लियर। ये 60 है तो सारा 60 हो जाएगा, और सभी के लिए ये थिंग सेम यहाँ पर अपने पास अप्लाई हो रही है, क्लियर। बढ़े आगे की ओर। अब ध्यान से देखना, सेकंड थिंग मुझे क्या फाइंड आउट करनी है। सेकंड थिंग उन्होंने कहा है, क्या कहा है, A नोट A1। अब A नोट A1 कहाँ है, ये रहा, A नोट A2, तो A नोट A2 ये रहा, ये वाली लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे A नोट A4 यानी कि A नोट A4 वाली ये वाली लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइन की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मैम आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बहुत अच्छे से रिकॉल करवाया है। क्या रिकॉल करवाया है बच्चों, बताओ। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये वाली वैल्यू हम क्या, कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सेम थिंग तो अभी हमने उस प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी ना, कि मैम साइन रूल अप्लाई करें। देखो साइन रूल के लिए क्या होना चाहिए, साइन रूल हम कब अप्लाई करते हैं, जब ये वाले एंगल्स की बारे में हम बात कर रहे होते हैं। बट अभी हमें ये एंगल नहीं पता, हमें तो सिर्फ एक एंगल पता है। तो जब एक एंगल पता है तो अपन कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्राइंगल O A नोट A2 में बात करूं, इन ट्राइंगल O A नोट A2, ठीक है। O A नोट A2 में देखो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर अभी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। कोस अगर मैं 120 लिखूं, मैम 120 क्यों लिखा, देखो मैं सिंगल एक ट्राइंगल के लिए तो बात नहीं करी, मुझे जब ए पूरी लाइन चाहिए A नोट A2, तो A0 A2 के बारे में बात करनी, तो मैं जिस पूरे ट्राइंगल के बारे में बात करनी होगी, ये भी 60 ये भी 60, तो 120 फॉर्म होगा या नहीं होगा, 100% फॉर्म होगा। तो ये 120, और क्या रूल बताया था मैंने, ये वैल्यू मुझे नहीं पता तो इसको अपन अभी एज इट इज लिख लेंगे। जो एडजेसेंट साइड होती है उनका स्क्वायर माइनस A नोट A1 सॉरी A नोट A2 आएगा, नॉट A1, अपॉन ट्वाइस ऑफ जो इसके एडजेसेंट साइड होती है, तो ये क्या है 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, आप कोस 120 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। इसके लिए फिर से चलो प्रीवियस में मैंने आपको क्या बताया था, देखो एक इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करवाई थी। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, ऑल STC होता है, मतलब साइन का होता है कोसेक। तो यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan कोट पॉजिटिव होता है, tan कोट, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, कोस का क्या हो जाएगा, सेक। ये यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, और ऑल का मतलब सारी वैल्यूज क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, cos 120 की वैल्यू वैसे डायरेक्ट याद रखना -1 भी होती है अपने पास, ठीक है। सॉरी इसका थोड़ा सा रिवर्स मैंने बता दिया, cos 120 की वैल्यू बताती हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इस तरह से लाइन मेरे पास यहाँ पर बनी हुई है। आगे कैसे सॉल्व करें इसको, ये यहाँ पर 90 है कि मैम इसको हम ऐसे लिख दें क्या, cos 90 को हम क्या ये लिख सकते हैं, cos 120 को cos 90 + 30, हाँ लिख तो सकते हैं हम, हमारी कन्वीनियंट है। तो फिर ये cos की जगह क्या बन जाएगा, sin 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sin 30 की वैल्यू क्या थी अपने पास 1/2। लेकिन जैसे ही ये इस क्वाड्रेंट में पहुंचा तो cos पहुंच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो cos अगर ये, क्योंकि ये चेंजिंग लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू अपने पास यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। आई ये बात समझ में सभी को, ठीक है। या फिर इसके अलावा देखो कि मैम अगर आप इसको 180 के परस्पेक्टिव से देखें तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर आप इसको cos ही रखना है, cos ही मान लो आपको इसकी वैल्यू रखनी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 180 - 60, क्या लिखेंगे, cos 180 - 60। अब cos अगर इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। देखो दोनों वे में बात सेम आई या नहीं आई, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। जब sin 30 1/2 होता है तो cos 60 भी 1/2 होगा कि नहीं होगा, होगा, हमें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -1/2, क्या बन जाएगी वैल्यू, -1/2। अब ये ना आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कहीं नहीं कहा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, बट हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। आपको ये नहीं बोला जाता कि यहाँ पे बच्चों ये रूल अप्लाई करो या ये वे आपको यहाँ पर सोचना है, बट हमें इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें सेल्फ डेवलप करना ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 -A नोट E2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया मेरे पास, -1 = 2 -
ए नॉट ए टू, तो ट्रांसपोज कर दूं, अच्छा स्क्वायर भी था ये, ध्यान रखना मैंने स्क्वायर हटा दिया, मतलब भूल गई मैं, हटाया नहीं। ए नॉट ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3, तो ए नॉट ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ गई, √3। अब सिमिलरिटी से देखो यहाँ पर एक और वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक और बार मैं लिख लेती हूँ, चलो ये वैल्यू आ गई पूरी √3, क्लियर। सेम प्रोसेस अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए अप्लाई करूंगी, हमें अप्लाई नहीं करना, सिमिलरिटी वर्ड यहाँ पर हमें यूज करना है, तो देखो क्या बन जाएगा, ए नॉट ए फोर भी √3 बन जाएगा, क्लियर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है इनका प्रोडक्ट, तो ए नॉट ए वन क्या हो जाएगा, सो हम लिखेंगे नाउ ए नॉट ए वन तो हो गया 1, ए नॉट मतलब A0 A2 क्या बन जाएगा, √3, A0 A4 वापस से √3, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, √3 मत कर देना, यहाँ पे देखो A0 A1 लिखा हुआ, और A0 A1 क्या है, ये कॉर्ड है जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो बताओ बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, समझ आया अच्छे से, ठीक है। कंसेप्ट्स में आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंसेप्ट्स अगर आप अच्छे हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर कंसेप्ट्स वीक है तो फिर हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। ओके, नोट कीजिए चलिए बच्चों फटाफट से इसको, बहुत अच्छा। फिगर इसका थोड़ा सा क्लियरली बनाना, मैंने बहुत क्लियरली बनाने का कोशिश किया है कि आपको समझ में आराम से आ जाए, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट देखो, ये रहा क्वेश्चन, अरे वाह ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो देखो क्या करते हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल आपके पास है, फिगर ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, और क्या कहा गया है दैट D एंड E, D और E क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है ऑफ द साइड AB, जो साइड AB आपको गिवन है उसका मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बेसिकली इक्वल होगा, ठीक। फिर हमसे क्या कहा गया है यहाँ पर, एंगल BPC कहाँ है, ये रहा भाई एंगल, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, क्या एंगल है ये 90 डिग्री, इसका आपका एंगल ये है, ये बन गया 90 डिग्री, चलिए ठीक है 90 डिग्री है, 90 है तो अपोजिट वाला ट्राइंगल है उसमें भी 90 डिग्री होगा। फिर क्या कहा गया है हमसे, B इंटरसेक्ट करते हैं P को, अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है इसके मिड पॉइंट है, क्लियर। तो मैं क्या ऐसे कह सकती हूँ कि CD जो है AB की मीडियन है, यस और नो, यस हम बोल सकते हैं ऐसा, दैट CD इज द मीडियन ऑफ AB, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो BE है वो AC की मीडियन है, हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल हम कह सकते हैं। बाकी वैल्यू जो मुझे पता है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे 8√5, तो ये हो जाएगा 8√5, और ये वाली वैल्यू है 6√5, क्लियर। और मीडियंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मतलब पॉइंट P जो इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, सॉरी सेंट्रोइड हो जाएगा, नॉट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक। अब सेंट्रोइड होता है तो वो क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दोनों मीडियन जो होती हैं तीनों आपस में किस तरह से बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करती हैं, 2:1 में, जिस पॉइंट से मीडियन निकलती है वो रेशियो होता है 2, और सेकंड वाला पार्ट होता है 1, हमें पता है अच्छे से। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मान लो मैंने लिख दिया 2x, ये वाला पार्ट हो जाएगा x, अगर मैंने इधर लिख दिया 2y तो ये वाला पार्ट हो जाएगा y, होगा या नहीं होगा, 100% श्योर होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चारों ट्राइंगल बन रहे हैं ये आपस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कि मैम ऐसे कैसे, हम आपकी बात मान ले, प्रूफ बताओ, प्रूफ मैं आपको बताती हूँ। जब ये एंगल 90 है तो ये ऊपर वाला एंगल भी 90 फॉर्म होगा, नॉर्मल। तो जब ये दोनों एंगल 90 है, वर्टिकल अपोजिट है, और ये वाला एंगल भी वर्टिकल अपोजिट है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। जब इन चारों का सम अगर मैं बात करूँ 360, भाई इस तरह से एंगल बन रहे हैं, ये रहे एंगल, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 है, ये चलो x ले लिया, ये भी x ले लिया, चारों का सम अपने पास 360 होता है, तो x की वैल्यू भी 90 आएगी ना, तभी तो 90 ये सेम हो जाएगा, क्लियर। सो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि चारों ट्राइंगल आपके कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली क्या अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। सो किस किस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं, तो देखो पहले अपन ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, सबसे पहले अपन किस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, EPC, ठीक है, इन ट्राइंगल EPC के बारे में बात करिए, तो देखो जो अपने EC है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा यहाँ पे 6√5 होल स्क्वायर, 6√5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से रिजल्ट निकला मेरे पास, y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 5 तो अपना बन जाएगा, ठीक है
तो यहाँ से इसको मैं और क्लियरली लिख लेती हूँ यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन नंबर ये बन गई। अगेन देखो किस ट्राइंगल के बारे में बात करें, DPB में, इन ट्राइंगल DPB। DPB में क्या कहता है, वापस से सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 स्क्वायर 64 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 बन जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं अभी इधर, ये 480 इज इक्वल टू, ठीक, 2y स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी 420 बनेगा, वेट, पर आई थिंक 420 बनेगा, विच वाज आई थिंक, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, चलो इसको रॉन्ग करने से अच्छा है एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्या बना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 8 स्क्वायर हो जाएगा 65, 65 को 5 से अपने को, सॉरी 64 को 5 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, 320 था ना, मिस्टेक अपन ने कर दी यहाँ पर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं। मैं ऐड क्यों करना है आपको चाहिए क्या, पहले तो बताओ। देखो मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC बेसिकली कैसे मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर है या नहीं है, तभी तो हमें BC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब मुझे यहाँ से इसको ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर रही हूँ, ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर, तो दोनों को अपन क्या करें, ऐड कर रहे हैं, ठीक, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो 500 आ गया। ठीक, 5 अगर कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब 10 क्या है, ये किसकी वैल्यू, देखो √10 है, ये क्या है यहाँ पर, √10 का स्क्वायर बनेगा, क्यों इस तरह से बनेगा, सॉरी 100 था ना, √100 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इस तरह से फॉर्म में बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पर, 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। आया समझ में, क्या हमने यहाँ पे, यानी कि BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 फॉर्म हो जाएगी। किस तरह से फॉर्म होगी, तरीका समझ में आया कि क्या पैटर्न आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। हमने यहाँ पर ये वे अप्लाई किया है, दोनों ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो हमें पास ये इक्वेशन बना। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर ये आ गया, x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 500। 5 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, आंसर 10 नहीं आएगा, वेट, आंसर 10 नहीं आएगा, जस्ट वेट, एक छोटी सी हम ना जल्दी में हमने एक कर दिया, आंसर 10 नहीं है, ध्यान से देखो तो आंसर क्या रहेगा, ठीक है, आंसर 10 नहीं है भाई, आंसर क्या बनेगा, ये देखो ना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बनेगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नाउ BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया अपन 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर, करेक्ट कर लेना भाई, आंसर वो नहीं है, 10 नहीं है। हम ज़्यादा ही खुश हो गए थोड़ा सा कि हमारा आंसर बड़ा जल्दी आ गया। 4 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर तो 4, ये भी 4 बन जाएगा, तो आंसर क्या फॉर्म हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना था, 10 था ना, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। ये लो, ये इसका आंसर आपके पास फॉर्म हो गया है। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ना, कहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो ऐसे देखो जल्दबाजी में, ये कहते हैं सिली मिस्टेक्स, आप भी मत करना, गलती से भी ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। क्लियर, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास और 3-4 क्वेश्चन रिमेनिंग है और आगे कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, कुछ बड़े डिफिकल्ट। क्लियर, बढ़े आगे की ओर, समझ आ गया ना ये हमने क्या कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है, अरे वाह, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, चलो मुझे बताओ। अब थोड़ी देर पहले देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था मैम आपने, तो हमें कुछ नहीं बताया। कैसे नहीं बताया था, ऑल एस टी सी बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, ऑल एस टी सी। सबसे पहले देखो ये जो लाइन होती है 0 या 90 डिग्री, 90 को क्या बोलेंगे अपन, π/2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, 5 में ही रखना। क्लियर, तो ऑल एस टी सी अपने पास ये था, ऑल एस टी सी था, तो एस का स्टैंड क्या करता है, साइन और कोस के लिए। एस किसके लिए स्टैंड करता है, साइन और कोसेक के लिए। टी स्टैंड करता है टेन और कोट के लिए, मतलब इस क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव रहती है। क्लियर, ठीक है मैम, आपकी बात हम समझ गए। अब मैं इनको किस तरह से सिंप्लीफाई करके मुझे लिखना है, देखो 10 π/3 है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 2π/3, अच्छा इसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। 10 2π/3 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
फिर देखो अगर मैं tan 4π/3 के बारे में बात करूँ तो यहाँ भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। 8 की वैल्यू निकाले तो अपन ये भी आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको इनको थोड़ा सा स्विच करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है। तो चलो जल्दी से अरेंज करके बताओ कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। 5 नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर वही है अपना, ये सेम जो चल रहा था। 8 के बाद शायद 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 9 कर लेना वही से, 5 नहीं रखना, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर बताइए, ओके। तो बच्चों जल्दी से बताइए क्या आंसर आपके पास फॉर्म हुआ है। देखो चलो मैं हिंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड दे देती हूँ। हिंट का मैंने पहले भी बताया था, क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10π/3 है। π/3 का मतलब क्या होता है, हमें वैल्यू पता है इसकी। देखो पाई 180 को स्टैंड करता है, ठीक है। सो 10π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारे लिए स्टैंड करता है, मुझे पता है, क्लियर। ये पाई होता है, ये वैल्यू भी हमें पता है। अब इसको हम क्या किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ 10। पाई माइनस π/3 कर दूं कि मैम आप इसमें से क्यों सब्ट्रैक्ट करो। देखो पाई और अनचेंजिंग लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है ना पाई और ये 2π वाली अनचेंजिंग लाइन होती है, किसी को बदलती नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं किसी अदर वे में भी कि मैम हम तो 90 के फॉर्म में करेंगे, π/2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप कर सकते हो, आपके कन्वीनियंट है। पर मुझे जब पाई के पास लग रहा है तो मैंने यहाँ पे कन्वीनियंट कर लिया, ठीक है। तो देखो सॉल्व करोगे तो वापस से 2π/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। 4 10 यहाँ पे देखो क्या बनेगा, पाई प्लस π/3 बनेगा कि नहीं बनेगा। सॉल्व करो तो 4π/3 बनेगा कि नहीं बनेगा, मैम बन रहा है, ठीक है, ओके। 8 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8π/3 है। अब 8π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो देखो 3π माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3π माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि मैम ये क्या क्या, देखो 3 3 9 9 माइनस पाई, अपन मतलब 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8π/3 अपने पास यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब मुझे ये बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो देखो कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कौन सी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रहेगी तो इसकी वैल्यू तो आ गई √3। अब 2 मुझे नहीं पता अब इसका आंसर क्या है। देखो पाई में से जा रहा है यानी कि पाई से कम हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मतलब वैल्यू आ जाएगी -√3। √3 क्यों आया, क्योंकि देखो 10π माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये वाला रूल अप्लाई याद रखना, 10π माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर क्या बन जाएगा 4। अब पाइस में ऐड हो रहा है, आगे इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो 4√3। फिर देखो क्या बन जाएगा, ये 8 है, 8 मतलब 3π। अब मैम 3π तो होता ही नहीं, कैसे नहीं होता, देखो यहाँ से चले पाई 2π 3π मतलब ये आ गए, 3π में से कम हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, -8√3। अब देखो सॉल्व कर लो, क्या आंसर बन जाएगा भाई अपने पास, ये बन जाएगा ये हो जाएगा -√3 और ये बन जाएगा -4√3, तो आंसर -5√3। ये लो, ये देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास फॉर्म हो गई। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने दो बातें सीखी। पहला तो इस तरह से ऑलएस टीसी के बारे में हमने जाना, साइन रूल जाना, कोसाइन रूल जाना, और उसके अलावा सर्कल से रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चंस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी हम और कर रहे हैं, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद एक और देखें कौन सा क्वेश्चन आता है। अरे वाह, ये क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना, कंसंट्रेट रखना अपने माइंड को, यहीं बीच में क्लास को स्किप मत करना, लेक्चर को स्किप मत करना, वरना भूल जाओगे कि क्या आपने मैम यहाँ पे सॉल्व किया था। हम क्या करते हैं, x एंड y मुझे कुछ गिवन है, 2/7 log to y/x मुझे गिवन है कि मैम अपन पहले y/x करते हैं, बहुत सारे पार्ट कट जाएंगे। हाँ वैसे कट तो जाएंगे बहुत सारे पार्ट, फिर जो रिमेनिंग रहेगा उसका log ले लेंगे, ठीक है, और 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आंसर हम कर सकते हैं, बट इसके अलावा देखो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन था मेरे पास x इज इक्वल टू cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 89 डिग्री, ठीक। अब मुझे जितनी नॉलेज है उसका मैं यूज़ करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या कर रहे हैं, cos 1 है, अब इसके पहले कहीं ना कहीं देखो cos 88 भी आया होगा, cos 88 डिग्री भी होगा 100% श्योर। cos 89 को मैं क्या cos 90 - 1 नहीं लिख सकती, क्या लिख सकते हैं ना, तो अपन ने लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया cos 1 डिग्री, इसको मैं यहाँ पे साथ लिख रही हूँ cos 90 - 1 डिग्री, ठीक है, हालांकि दोनों के ऊपर डिग्री लगा, मैंने कॉमन लगा दिया। फिर देखो cos 2 डिग्री, अब ये 88 है तो इसको अपन 90 - 2 भी तो लिख सकते हैं, cos
90 माइनस 2 डिग्री। अब ये कब तक ये प्रोसीजर चलेगा? देखो तो अपने पास टोटल 44 तो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं, 89 टर्म है, सो 44 तक तो अपन ये लिख सकते हैं। मतलब कोस अगर 44 लिखा हुआ है वहां तक तो मैं ये थिंग अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कोस 44 और ये बन जाएगा कोस 90 माइनस 44 डिग्री। ठीक है, सो ये 90 माइनस 88 लिखा था अपन ने। 44 तक हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा, मतलब 44 पेयर अपने पास यहाँ पर बन जाएंगे इन सबके मिलके कहीं ना कहीं। फिर इसके बाद अगर देखो ध्यान से मैं यहाँ पर हम लिखते हैं, अच्छा सॉरी 90 माइनस क्या बनेगा अपने पास, हाँ बिल्कुल सही बन रहा है। एक लास्ट में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, कोस 45 डिग्री। ये भी तो बचेगा ना भाई, आपके पास 1 से लेकर 89 तक मैं नंबर दे दिए, बताओ आप इनके कितने पेयर बना सकते हो? तो क्या कहोगे मैम 44 तो पेयर बन गए, एक बेचारा 45 ना अकेला रह गया तो कोई बात नहीं, हमारी गलती नहीं है। अगर ये 90 तक होता तो फिर हम पूरे 45 पेयर यहाँ पर बना लेते। क्लियर? अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लिख देती हूँ, क्या बन जाएगा ये, कोस 1 डिग्री साइन 1 डिग्री, फिर कोस 2 डिग्री साइन 2 डिग्री, डिश 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 चलता जाएगा। अच्छा कोस 1/45 के लिए तो 1/√2 होती तो वैल्यू लिख दें इसकी, बेचारे को थोड़ा तो अच्छा लगेगा, चलो मेरी वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे बच जाएगा कोस 44 डिग्री और ये बन जाएगा साइन 44 डिग्री। क्लियर? अब एक आइडेंटिटी होती है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम जानते हैं साइन ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस ए। तो ध्यान से देखो, यानी कि ए वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे कोस 1 साइन 1 है तो इसको क्या मैं, अगर यहाँ पे मेरे को 2 मिल जाए तो क्या मैं इसको कोस 2 साइन 2 ए लिख सकती हूँ? मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखो। तो बट हमारे पास 2 तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो देखो 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो अपन कर सकते हैं ना, वो हमारी कन्वीनियंट के लिए। सो 2⁴ से अपन ने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड और डिवाइड कर दिया। ठीक मैम, ये क्यों किया? देखो 44 टर्म है, हर एक को अपना अपना पर्टिकुलर 2 चाहिए, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला उनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब देखो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन चल रहा है √2 मल्टीप्लाई 2⁴। क्या बनेगा ये, साइन एंड कोस क्या बन जाएगा, साइन 2 है, यानी कि साइन 2 बन जाएगा, साइन 2 डिग्री। अब ये 2 था तो इसका 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन 4 डिग्री। आगे देखो साइन 3 आएगा यहाँ पे, यानी कि कोस 3 एंड साइन 3 बन रहा था, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, साइन 6 डिग्री। डिश 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 इस तरह से चलता जाएगा। 44 है तो क्या बन जाएगा ये अपने पास, साइन 88 डिग्री। ये लो बन गया। मैम अब हम क्या करें, अब देखो वापस से मैंने जो ये इधर यहाँ पे किया था ना, साइन को कोस में कन्वर्ट करने वो जो प्रोसीजर लगाया था, क्या मैं यहाँ पे वापस वो अप्लाई कर सकती हूँ? मैम करके देख लेते हैं, बिल्कुल मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। देखो साइन 2 है, इधर 88 है, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूँ तो कोस की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना मैं, साइन 2 इंटू कोस 2। 88 टर्म है तो 44 पेयर बनेंगे, यानी कि 44 तक वैल्यू मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और टोटल कितने पेयर बनेंगे, देखो 2 2 के डिफरेंस में जा रही है, मतलब ये इस तरह से सीरीज चल रही है, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डिश 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 जा रही है। 88 के पहले क्या आएगा, 86 88। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी टर्म हो जाएगी, 22 टर्म हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, 100% श्योर होगी। तो इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पर, मतलब ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1/√2 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी थी, 44 थी। क्लियर? और मेरे पास ये क्या लिखा था, साइन, और ये इनको मैं वापस से ऐसे लिख सकते हैं, एक ये वाला साइन, ये वाला देखो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू कोस 2 लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते ना, सेम थिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी, देखो कोस की फॉर्म में थी सारे, तो मैंने क्या लिखा था, साइन 2 था और इसको मैं कोस 90 माइनस 2 लिख सकती थी। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ध्यान रखना। फिर इसी तरह से साइन 4 है, यहाँ पे साइन 86 भी आएगा, 86 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 90 माइनस 4, तो क्या बन जाएगा, साइन 4 इंटू कोस 4। फिर साइन 6 है, 84 के पहले क्या आएगा, देखो 86 के पहले क्या आएगा अपने पास, 84, 84 को क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 4, सॉरी 90 माइनस 6, साइन 90 माइनस 6 अपन ने लिखा तो वो क्या बन जाएगा, सॉरी तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 6 बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से कितने पेयर बन जाएंगे, 22 तक अपने पास यहाँ पर पेयर बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, अब इसको ध्यान से देखना, साइन 2 कोस 2, ठीक है, ये बना अपने पास साइन 2 कोस 2 डिग्री। फिर बना अपने पास साइन 4 डिग्री कोस 4 डिग्री, डिश ये चलता जाएगा, साइन 22 डिग्री कोस 22 डिग्री। क्लियर? 22 तक समझ, अच्छा 22 नहीं 44 तक बनेगा, सॉरी
22 तो टर्म है ना, 44 तक ये अपने पास बन गया। क्लियर, आ गया समझ में? 44 तक बना। अब मुझे वापस से मैम ये फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ी देर पहले आपने जो लगाया था 2 sin A sin B, तो उसके लिए क्या मल्टीप्लाई किया था मैंने? 44 टर्म थी अपने पास टोटल, तो 2⁴ मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने बताया कि कितने टर्म हो जाएंगे, 22 टर्म हो जाएगी, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2⁻22 से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 लिखा हुआ है, 2⁻22। ठीक है, आ जाओ अब इधर। x की वैल्यू क्या हो गई देखो अपने पास, 1/√2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 2 की पावर 44 एंड 2⁻22। यहाँ पे फिर देखो क्या आइडेंटिटी लग रही है, सभी की पावर डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, क्या बन जाएगा? sin 4 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 44 से क्या बन जाएगा? डायरेक्ट 88 बन जाएगा। तो ये किसमें बन गया? साइन में। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? sin 4 डिग्री, फिर अपन ने लिख दिया sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा वापस से पीछे की स्लाइड पर। प्रीवियस स्लाइड पे देखो मैंने एक बात यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन मुझे cos के फॉर्म में दे रखा है, cos 2 6 10 86 cos के फॉर्म में दे रखा है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज तो कुछ कुछ सेम आ रही है, बट ये किस फॉर्म में आ रही है मैम? ये हमारी थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, साइन की फॉर्म में आ रही है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकती क्या बच्चों? sin 88 डिग्री को मैंने, अगर मैं यहाँ पर sin 90 - 2 लिखा तो ये देखो cos 2 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सिमिलरली अगर मैंने sin 4 को sin 90 - 86 लिखा तो ये cos 86 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये टर्म में इस तरह से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दूं, बस ये देखो हो गया मेरा काम। ये पावर मेरे पास कितनी बन जाएगी? 2⁻66.5 बन जाएगी। ये 1/2 है ना, पावर पावर में आपस में ऐड हो जाएगी। ऐड अपन ने यहाँ पे कर लिया। क्लियर। अब देखो ये क्या बना मेरे पास, ये बन गया। साइन को इधर लिखा मैंने, कोस कितना बना देखो 2 डिग्री, 2 के बाद देखो वापस से कोस 4 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, यानी कि 4 नहीं, हमारे पास क्या बनेगा? 88 आया, 88 के पहले यहाँ पे 44 था, 44 के पहले 42 था। ठीक है, 42 का जस्ट अपोजिट अगर आप कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो डिफरेंस भी 6 का आ रहा है, तो कितना आना था? 82 आना था। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 डिग्री अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट बन रहा होगा। तो क्या बन जाएगा? 6 डिग्री। cos 6 का मतलब क्या होता है? cos 6 देखो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, sin 90 - 6 को cos 6 बोलेंगे, 90 - 6 यानी कि sin 84। आ गया समझ में? ठीक, आगे देखो अगर आप चलते जाएंगे तो कहाँ तक चलेगा? cos आपका बनता रहेगा। यहाँ पे देखो sin 4 को मैं क्या लिखूंगी? sin 4 को मैं लिखूंगी 90 - 4, 90 - 4 यानी कि 86। 86, ठीक है, 86 डिग्री। तब अब ये सारी वैल्यू आप प्रीवियस में देखो, ये सारी जो वैल्यू मुझे गिवन है, y की वैल्यू है या नहीं है? है। कहा था ना दिमाग घूम जाएगा, थोड़ा शांति से इस क्वेश्चन को करना। तो आंसर आया x = 1/2⁻66.5 इंटू वाई। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ? x/y की वैल्यू निकाल लें, क्या बन जाएगी? अच्छा, y/x निकालना है मुझे, तो x/y निकलेगा 1/2⁻66.5। अब अपन बात करते हैं कि मुझे प्रूफ क्या करना है या मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। तो आ जाओ, 2/7 log 2 y/x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 2/7 log 2 y/x कितना हो जाएगा? 2⁻66.5 बन जाएगा। सो क्या हो जाएगा? अब देखो log की प्रॉपर्टी पता है, बेस और ये सेम होते हैं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है, 66.5। आंसर आ जाएगा आपके पास 90। आया समझ में? ठीक है, देखो मैं फिर कह रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना था। डरावना इन केस अजीब क्वेश्चन था कि मैम यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कर दिया। 2-3 बार तो हमने देखो 2 बार यहाँ पे रूल अप्लाई किया। एक बार तो 2 sin है sin b वाला, और एक बार हमने क्या किया? कोस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश किया तो एक टर्म मेरी रिमेनिंग रहेगी 45 डिग्री। अच्छा है, पूरी एक ही टर्म में ध्यान रखना। ठीक है, 1 टर्म मेरे पास रिमेनिंग रहेगी, तो बाकी को मैंने एज इट इज अप्लाई कर दिया। दोबारा देखना क्वेश्चन को, एग्जाम में आपके PRMO में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। चलो जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लेना इसको अच्छे से। ये आ गया अपने पास एक और अच्छा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC वी हैव AB = 1, AC = 2, साइड B देखो कुछ और तो नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो चलो अपन सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ABC है, AB की वैल्यू 1 है, AC की वैल्यू 2 है, और मीडियन है फ्रॉम A to BC हैव द सेम लेंथ, यानी कि मीडियन ये बना ली मैंने। क्लियर? BC एंड मीडियन, BC अगर ये पूरी की पूरी जो भी इसकी लेंथ है वो इसके इक्वल होगी। कह रहा है ना कि साइड BC
ये BC वाली साइड एंड मीडियन A to BC यानी कि ये जो मीडियन है AD, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ओके, हैव द सेम लेंथ इफ द लेंथ ऑफ BC इज रूट A, यानी कि BC की लेंथ अगर रूट A तो आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ क्या दिमाग यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई होगी, थोड़ी सी कुछ न्यू है, हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा हो कुछ के लिए न्यू थ्योरम हो, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलो मैं कुछ हिंट भी दे देती हूँ यहाँ पर आपको। हिंट ये है कि अगर BC की वैल्यू में पूरी ये वैल्यू अगर मैं x लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू मेरे पास x होगी कि नहीं होगी, होगी। BC की वैल्यू मैंने x ली, BC और AD आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो अगर मैं ओनली BD के बारे में बात करूँ, BD से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं दी गई है, तो ये क्या बनेगी, x/2 बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, एक थ्योरम होती है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहती है कि कभी भी आपके जो ट्राइंगल है, मतलब वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है, बच्चों ने पढ़ा भी होगा। उसका स्टेटमेंट हमारे पास डायरेक्ट यही कहता है, फोर एंड ट्राइंगल हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म होता है। तो देखो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ, AB की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है अपने पास 2, तो हो जाएगा 4 ट्वाइस ऑफ AD कितना है, AD x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा, देखो x स्क्वायर बाय 4, फटाफट से हम सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 5/2। चलो 5 बना यहाँ पर, और ये ट्वाइस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर बाय 4, 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 5 से 5 कट हो जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 प्लस माइनस, लेकिन हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। सो इससे कंपेयर करो, ये √a है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये लो, ये हो गया इसका आंसर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको नोट कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो बात करते हैं। दिस व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8। तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है जब अपन इसको 8 से डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखो ये आपके लिए क्या फॉर्म हो रही है, एक जीपी फॉर्म हो रही है। जीपी हम जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म आपके पास पता है 3⁻0। अगर मैं सबका सम कर रही हूँ, सम क्या होता है अपने पास हमें बहुत अच्छे से पता है, a r⁻n−1 अपॉन क्या होता है, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, सम होता है a इंटू r⁻n−1 अपॉन r-1। r क्या होता है इनका इंटरवल, तो देखो ये कितना 3 का गैप हो रहा है, क्लियर। कॉमन रेशियो हमारे पास होता है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, क्योंकि 3⁻0 इज इक्वल टू 1। अब बात आती है मैम टोटल टर्म कितनी है, तो ध्यान रखना टोटल टर्म, ध्यान रखना यहाँ पे कितनी है 2010 है, 9 मत लेना, ये वाली भी तो इंक्लूडेड है, इसने क्या बिगाड़ा है आपका, 3⁻2010 -1 अपॉन क्या हो जाएगा 3-1। ठीक है, अब इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, देखो मुझे यहाँ पे ना इसको मैं 9 की फॉर्म में बना रही हूँ। मैम 9 क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 8 चाहिए, 8 चाहिए तो मुझे 9 की फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर और उसके ऊपर पावर अपन ने लगा दी, कितनी लग दी 1005 -1 अपॉन 2 हो गया, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, यानी कि ये बन गया 9⁻1005 -1/2। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 8 लिख सकते हैं अपन, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, 1 + 8⁻105 -1/2। अब देखो बायनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा है, 1 + x⁻n तो क्या बनता है 1 + nx + n इंटू n-1/2 x², इस तरह से वो एक्सटेंड होता रहता है। या फिर एनसीआर फॉर्मूला से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगी। अब मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, बायनोमियल एक्सपेंशन पूरा नहीं सॉल्व करना, मुझे बस यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरे लिए रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, हम 8 के मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। 8 से डिविजिबल मतलब 8 का मल्टीपल वो होना चाहिए। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी, एक टर्म मेरे पास इस तरह से बनेगी ना, 1 + n इंटू एक्स, यानी कि 8 इंटू 1005 प्लस, अब आगे की जितनी टर्म आएगी उन सब में x² यानी कि 8 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि क्या होती है n इंटू n-1 इंटू x², फिर n इंटू n-1 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू x³ 3 तक वो टर्म आपके पास जाती है। इस तरह से अपने पास वो होता है, तो मतलब ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीपल ऑफ 8 स्क्वायर
अपॉन 2। अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम जब 8 के अच्छा एक -1 अपना ये भी चल रहा है साथ में, इसको मत भूल जाना। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम जब बात अपने को मल्टीपल ऑफ 8 के लिए करना था तो आपने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसने क्या बिगाड़ दिया। बिगाड़ा उसने कुछ नहीं, बट मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि डिवाइड में मेरे पास 2 था। सपोज दैट डिवाइड में मेरे पास 2 नहीं होता तो मैं क्या करती कि हाँ यार ये भी इसका मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा, बट डिवाइड में 2 आ रहा है तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो देखो ये क्या बन जाएगा 4 टाइम कट हो जाएगा, होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मल्टीपल ऑफ, कि मैम यहाँ भी तो कुछ इफेक्ट होगा। अरे देखो 8 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर में से अगर एक 4 ने एक 8 को कट भी कर दिया तो एक 8 तो मेरे पास रहेगा ना, तो जितनी भी टर्म्स आएंगी आगे वो सारी इसके मल्टीपल होंगी या नहीं होंगी, होंगी। क्लियर। तो मल्टीपल ऑफ 8, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मैं 2 से डिवाइड भी कर रही हूँ तो ये 4 टाइम कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास 20 0 4 40 20 आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग रहा। अब देखो ये तो मल्टीपल है 8 का, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करो तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा 4 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लो 4020 को आप डिवाइड करोगे तो 500 3 टाइम ये हो जाएगा क्योंकि 8 3 से 24 होता है, बट यहाँ पर 0 आ रहा है तो आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। अब बताओ बच्चों समझ आया या नहीं आया, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। और आपको IUCAM से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी हेल्प हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में गिवन है। देखो चैट में भी बार बार पिन वो हो जाते हैं तो आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और अगर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं प्लीज़ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। सारे एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट इनमें रिलेट करता ही है, तभी ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज का सेशन जो मैराथन थी फॉर IUCAM। IUCAM के लिए सबसे बेटर आपको ये याद रखना है, थ्योरी पहले अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट अपने क्लियर करो, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि अभी नंबर सिस्टम हुआ नहीं और अलजेब्रा पे पहुंच गया कि मैम मुझे अलजेब्रा में इंटरेस्ट आ गया, अच्छे लग रहे थे अलजेब्रा, एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व हो गया तो मैं नंबर सिस्टम को छोड़ दिया, तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। दैट्स वाई क्या करना है, जो टॉपिक को आप कैप्चर कर रहे हो पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ो, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले आप उनको सॉल्व करो। क्लियर, बुक्स है, DPPs अवेलेबल होती हैं, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पर बहुत सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हमेशा ये बोलती हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है ना अपना कोट क्या है, दैट इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह की और भी हम आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सीरीज भी लेकर आएंगे, काफ़ी NSE GS के लिए या अदर एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, तो डोंट वेरी, हम आपके लिए सीरीज भी लेकर आएंगे। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी, सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपसे मिस ना हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अब हम फिर कभी किसी नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी नेक्स्ट सीरीज के साथ, बट अंटिल देन कीप लर्निंग विद मोशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।